अब सुनो बेटा, चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो सीक्वेंस पढ़ेंगे, एक सीरीज पढ़ेंगे। क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना। अब 11th में जाके तुम पढ़ोगे अर्थमेटिक के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे। अच्छा एक बात बताओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज सेम थी? अगर कोई बोले कि एपी अगर है, कॉमन डिफरेंस सेम था बेटा। ऐसे ही जब मैं ज्योमेट्रिक पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो सेम रहता है। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए, मान ले बेटा, अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना ध्यान से। मैंने लिखा 2, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया 5, इसके बाद कितना मैं कर दूं बेटा 8। कितने कितने का डिफरेंस बढ़ रहा है? 3 का। नेक्स्ट 11 आ जाएगा। ऐसे अगर ये चल रहा है तो ये तुम को बोलोगे कि सर ये एपी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा 2, 2 के बाद मैंने लिखा 4, 4 के बाद मैंने लिखा 8, 8 के बाद लिख दिया मैंने 16। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे A2 माइनस A1 किया 3 आया, ये किया ये भी 3 आया, ये भी 3 आया। यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे इस टर्म को बेटा हम A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4। अगर मैं A2 को A1 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा? 2। ऐसे ही बच्चा, अगर मैं A3 को A2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ रहा? 2। अगर मैं A4 को A3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ रहा? 2। लिखना नहीं है, मतलब हमें ये चैप्टर जानना है। अच्छा, एपी में एक चीज और पढ़ते थे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही इसमें भी nth टर्म होगी। अच्छा, एपी में एक फॉर्मूला और पढ़ते थे सम निकालने वाला, क्या होता था? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी, या फिर n/2 a प्लस एल। ऐसे हम लोग इस चैप्टर में भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें भी क्या पढ़ेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ेंगे, सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और एपी चैप्टर भी पढ़ेंगे। लेकिन एपी वो नहीं जो 10th में पढ़ा, वो नहीं, उसे थोड़ा सा एक दो लेवल ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब सारे बच्चे पहली जो हेडिंग लिखेंगे वो थोड़ा बेसिक बेसिक लिखेंगे। सीक्वेंस में ये होता है, कोई नंबर होने चाहिए अरेंज किसी एक डेफिनाइट ऑर्डर में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एक मैंने ऑर्डर लिया 2, 4, 6, 8। इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ऐसे मैंने नंबर ले लिया 1, 1 के बाद मैंने 3 ले लिया, 3 के बाद बेटा 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा? 2 का। तो अगर किसी में कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है ना, जरूरी नहीं एपी हो, कोई भी रूल फॉलो हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, मैं एक नंबर लिखता हूँ 1, 4, 9, 16। नेक्स्ट नंबर बताना। 25, बड़ा आसान। नेक्स्ट नंबर 36। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर लिखता जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे कोई कोई पर्टिकुलर पैटर्न के साथ अगर मैं नंबर को अरेंज करके लिख दे रहा हूँ तो इनको इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुरंत एक ये लिख लो, एग्जांपल लिखो, जल्दी लिख लो बेटा। तो कोई भी नंबर जिनमें कुछ ना कुछ कोई रूल फॉलो हो रहा हो उनको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे बेटा। अच्छा, इसके तुरंत बाद अब बात आती है सीरीज क्या होती है फिर, क्योंकि हम लोग तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है। तो सीरीज में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर अगर एक सीक्वेंस है जो कोई रूल फॉलो कर रहा है तभी तो सीक्वेंस होगा। उसमें बस कॉमा लगा, कॉमा की जगह प्लस लगा दोगे अगर, तो बेटा वो सीक्वेंस बन जाएगा, वो सॉरी सीरीज बन जाएगी। ठीक है। जल्दी लिखो, पहले इतना लिखो, इसके तुरंत बाद लिख दो सीरीज की हेडिंग लिखो बेटा, सीरीज। और लिखने के बाद लिखो, अगर तुम्हारे पास में जो टर्म है सीक्वेंस वाले, उनको प्लस साइन से कनेक्ट कर दोगे तो ये डायरेक्ट सीरीज बन जाएगा। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ लिखने को तो ऐसे ही लिख दो बेटा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये चल रहा है। तो ये तुम क्या बोलोगे कि सर ये एक सीरीज है। ठीक है। तो सीरीज में और सीक्वेंस में क्या अंतर होता है? सीरीज में बीच में प्लस साइन होता है, और सीक्वेंस में कुछ नहीं, एक नंबर कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। आगे बढ़े बेटा। डायरेक्ट सवाल है बेटा, कहता है राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, तुम्हें स्टार्टिंग की 3 टर्म बतानी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय दी
कुछ डिफाइन है, क्या डिफाइन है? पहले की बात करें तो ए एन इक्वल टू गिवन है 2n+5। अगर बेटा तुम्हें 3 टर्म चाहिए तो पहले वाले को अगर ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हो तो ए एन इक्वल टू 2n+5। एन की जगह पे 1 पुट करो सबसे पहले। एन की जगह 1 पुट करने से क्या आ जाएगा? 2+5 दैट इज 7 आ गया। एन की जगह पे बेटा 2 पुट कर दो। 2 × 2 + 5 कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। एन की जगह पे 3 पुट कर दो। एन की जगह पे 3 पुट कर दो। 11 आ गया। ठीक है, पहले पार्ट के तो आंसर ये हो गए। ऐसे ही तुम लोग सेकंड पार्ट के आंसर करो, जल्दी करो। बी पार्ट का, बी पार्ट का करोगे तो सबसे पहले A1 निकालोगे तो n की जगह पे 1 पुट कर दो। -2/4 दैट इज -1/2। A2 निकालेंगे, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, -1/4। एक बार हम लोग A3 निकालेंगे तो ये 3 - 1/4 दैट इज 2/4, आंसर 1/2। हाँ पूछो। अच्छा 3 - 3 0 है। चलो बेटा, तो ये कितना हो गया? ये 0 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, तो अब याद करो क्लास 10th में मैं बार बार एक चीज बोलता था, अगर nth टर्म गिवन है तो मैं क्या बोलता था? n की जगह 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, यही तो बोलता था हर बार। तो वही है, कुछ नया कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल सारे बच्चे करेंगे, ये सवाल जल्दी करो, जल्दी करना। जल्दी लिखो बेटा। अगर तुम्हें पूछा क्या है, 20th टर्म पूछी है इसकी, तो n की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट करना है? 20 पुट करना है। ये मत सोचना कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, 20 टर्म का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करना है? n की जगह पे 20 पुट कर दो। n की जगह पे 20 पुट कर दो तो A20 इक्वल टू 20 - 1, 2 - 20, 3 + 20। और सॉल्व किया, ये कितना बन गया बेटा? ये 19 आ गया। इधर माइनस का 18 आ गया, इधर 23। मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा यार इतना गंदा सा, ठीक है? मल्टीप्लाई खुद कर लेना। मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। चलो, क्या आ गया? जल्दी बोलना बेटा फिर से। 7866। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखो, ये ठीक है, ये करने लायक है। सीक्वेंस गिवन है an, a1 की वैल्यू 1 है, an की वैल्यू है an-1 + 2। और ये है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। पूछा है फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ और करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखो, जो भी है। जल्दी करो बेटा। चलो देख लो बेटा, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो बच्चे यहाँ देखें। देखो एक चीज तो पक्का है बेटा कि जो a1 है, a1 की वैल्यू तो 1 है। यहाँ पे अगर मेरे को 2 पुट करना होगा तो यहाँ देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाला जो an गिवन है इसमें बेटा मैं 2 डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। तो इसमें a2 निकालूंगा तो ये आएगा a2 - 1 + 2। अच्छा 2 - 1 क्या होता है बेटा? 1 होता है। और a1 की वैल्यू गरम गरम 1 निकाल चुके, यहाँ पुट कर दो बेटा। तो आंसर कितना आया? आंसर इसका आ गया 3। इसका आंसर 3 आ गया। तुम्हारे पास a2 की वैल्यू आ चुकी है 3, a1 पहले से गिवन है, a1 हो गया, a2 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग a3। अगर मैं a3 निकालूंगा तो इसी में तो पुट करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा a3 - 1 2 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है?
और A2 की वैल्यू अभी गरम गरम निकाल चुके हो, ऊपर से यहाँ पुट कर दो तो तुम्हारे पास में यहाँ पे 5 आ गया, ये वैल्यू आ गई A3 की। चलो A3 आ चुका। अब निकालना मेरे को A4 निकालेंगे तो n की जगह पुट कर देंगे तो ये 4 माइनस 1 3 बन जाएगा प्लस 2। और A3 की वैल्यू पहले से निकाल चुके हो 5, है ना, तो ये 5 यहाँ पुट कर देंगे तो 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। इसके बाद में निकालेंगे हम लोग A5 निकालोगे तो हाँ बेटा बोलो। डी की जरूरत कहाँ है बेटा, डी का करोगे क्या? तुम्हें कैसे पता ये एपी में है? इल्लापा कैसे पता है एपी में है? ये कैसे पता चला एपी में है? अभी अब तुमने 2-3 टर्म निकाल ली, इससे पता चलेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है एपी में हो, समझ में आया? एपी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी। अभी सीरीज कैसी भी हो सकती है, मैंने लास्ट लिखाया था एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वो रूट भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे एज्यूम करके नहीं चलेंगे, वो चीज़ अलग है। तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है, एपी मिल गई, ठीक है। आगे देखो बेटा। अच्छा ये तुम्हारे पास में टर्म आ गई निकल के, आ गई सारी की सारी। तुम्हें पूछा है कि करस्पॉन्डिंग सीरीज लिख दो, तो सीरीज क्या बन गई इनकी, 1+3+5+7+9, ये ऐसे सीरीज बन गई बेटा। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब हेडिंग डालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जल्दी करो। और ये तो तुम्हें आता ही है, हीरो है इसमें तो, है ना। अच्छा कौन सा वाला, कौन सा? चलो चलो, बात नहीं करो बेटा, जल्दी करो जल्दी करो। अब यहाँ देखेंगे एपी में बेटा, तुम्हें जो पता है, एक तो क्या पता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस बेटा बिल्कुल सेम रहता है। एक चीज हमें ये जाननी है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। इसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ जिसकी जरूरत है, ठीक है, फालतू में नहीं। डी बेटा कॉमन, डी क्या होता है, कॉमन कॉमन डिफरेंस होता है डी, जिसको मैंने ऊपर बताया भी है, कॉमन डिफरेंस हो गया। एक हम लोगों के पास में फॉर्मूला होता है एनएथ टर्म का फॉर्मूला। एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनएथ टर्म को और क्या बोलते हैं हम लोग, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। साथ साथ लिखते चलो, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अच्छा एक फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला कोई बच्चा बताए। nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये हो जाएगा L-n-1 इंटू डी। चलो लिख दो जल्दी करो, इतने फॉर्मूले लिख दिए। इसके बाद में लगे हाँ तो बेटा सम का भी फॉर्मूला लिख दो। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है, अगर मैं ये जो दे रखा है ना 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a+a, 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2a को लिख सकता हूँ a+a और +n-1 इंटू डी। अच्छा a+n-1 इंटू डी क्या होता है, ये फिर से an बन गया, तो ये an को हम लोग l भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया n/2 a+l। ये तुम्हारे पास Sn का फॉर्मूला आ गया, Sn का फॉर्मूला आ गया। पहले एक काम करो, इतना लिखो तो बेटा जल्दी जल्दी से, पहले अच्छे से लिख लो।
ये सारे फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद में मैं इधर का थोड़ा सा हटा दूं। देखो बेटा, हमें नोट करके ये भी लिखना है S1 जो होता है, मैं लिख सकता हूँ A1 होता है वो हमेशा S1 के इक्वल होता है। S1 का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ A2 किसके इक्वल होता है, S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। ठीक है, S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। फिर कॉमन डिफरेंस निकालना बच्चों का खेल है। A2 माइनस A1 कर दोगे, मौज करोगे। एक काम करो, ये तीनों पॉइंट लिख दो, ये तीनों पॉइंट लिख दो। आगे बढ़े, इतना बहुत है। अभी मैं टफ भी नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान सवाल करा रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही सवाल है, मतलब ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है ये। जल्दी लिखो। कहता है एक एपी है जिसकी mth टर्म n है और nth टर्म m है। तुम्हें pth टर्म पूछे डायरेक्ट, यार 10th में भी तो पढ़ाया था ये सेम सवाल। अरे यार pth नहीं था उसमें, मैंने कुछ और पूछा था तुम्हें, m प्लस nth टर्म पूछा था। हाँ, बड़ा आसान है। पहले एक काम करो, mth टर्म का मीनिंग है बेटा ए एम इक्वल टू एन है। अच्छा, ए एम की जगह लिख सकते हो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। एक इक्वेशन ये आ गई, खुश हो जाओ कि चलो कुछ तो मिला। nth टर्म m है, nth को मैं ए एन इक्वल टू कितना है बेटा m। ए एन की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m आ गया। इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दो और a और d की वैल्यू निकालो। एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d की वैल्यू निकालो। तुम्हें दिख रहा है वैभव उतनी दूर से? बहुत बढ़िया बेटा। इक्वेशन नंबर वन में मैंने वन का मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे ही बोला जाता है। यहाँ पे साइन चेंज कर दो क्योंकि इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस बना दो, इसको माइनस बना दो, इसको माइनस बना दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अच्छा, इन दोनों को जब माइनस बना ही रहे तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हैं, डी। तो डी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा एम माइनस वन, और नीचे ये पहले से माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस एन प्लस वन। ठीक है, और राइट में क्या बचेगा, एन माइनस एम, क्योंकि ये जो साइन लगाया है इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। पहले वाले ब्रैकेट में कुछ कुछ तो देखो कट रहा है बेटा, ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया डी टाइम्स एम माइनस एन इक्वल टू, राइट में, राइट वाले में से बेटा एक माइनस कॉमन ले लो। अच्छा, ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये साफ साफ कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा, m माइनस एन से ही m माइनस एन भी कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। खुश हो जाओगे, चलो बहुत तो आया, कुछ तो मिला। तो मेरे पास d निकल के आ गया, दिखेगा यहाँ, बहुत बढ़िया दिखेगा। d इक्वल टू माइनस वन। डी की वैल्यू माइनस वन है, इसको ले जाके इक्वेशन नंबर वन या टू में पुट कर दो बेटा। डी की वैल्यू माइनस वन वन में पुट कर दो। पुट डी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस एम माइनस वन
डी की वैल्यू है -1 इक्वल टू n दे रखा है, तो a इसका मल्टीप्लाई किया बेटा, ये हो गया -m + 1 इक्वल टू n। a की वैल्यू यहाँ से आ गई m + n - 1, क्योंकि ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस हो जाएगा। ये तुम्हारे पास a की वैल्यू आ चुकी, a आ चुका, d आ चुका। तुम क्या चाहते, तुम बेटा pth टर्म चाहिए ना, इसका मतलब है ap चाहिए, तो ap क्या बन जाएगा, a + p - 1 इंटू डी। तभी तो मैं पढ़ाता था a पागल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, a प्लस पागल -1 इंटू डी। तो सीधी बात है, यहाँ पे ऐसे उल्टा सीधा पूछ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, a और d की वैल्यू पुट कर दो, मौज करो। m + n - 1 प्लस p - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बेटा आई थी -1, m + n - 1 माइनस p + 1। कुछ तो देखो कटा, इससे ये कट्टी पिट्टी हो गया, तो तुम्हारे पास आंसर आया m + n - p। ये तुम्हारे पास pth टर्म निकल के आ गई, pth टर्म निकल के आ गई। समझ में आ गया, आगे बढ़े क्या बेटा। चेंज कर रहा हूँ बेटा, जल्दी करो। सुनो बेटा सारे बच्चे यहाँ देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये है बेटा सम एन पी + 1/2 n टाइम्स n - 1 इंटू क्यू। अच्छा गलती क्या हो गई ना, टाइप करते समय ये जो n है और ये n है अलग अलग दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, एक ही टाइप के n है, ठीक है। ये n और ये n, p और q कुछ कांस्टेंट है, तुम्हें कॉमन डिफरेंस पूछा है। गिवन क्या है बेटा, सम गिवन है, कॉमन डिफरेंस पूछा, बड़ा डायरेक्ट सवाल। जब सम गिवन होता है पहले s1 निकाल लो, s2 निकाल लो, उसके बाद कॉमन डिफरेंस आ ही जाता है। समझ में आ गया, निपटा दो। क्या बेटा, इतना तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, देख कितने धीरे लिख रहा हूँ बेटा। अगर एस एन गिवन है, मिस का बता, अगर एस एन गिवन है तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर तुम्हारे पास बेटा एस एन गिवन है, ठीक है, एस एन गिवन है, 2 की वैल्यू, उसके बाद तो तुम ये बोलोगे सर जो S1 निकल के आएगा वो A1 आ जाएगा, और S2 - S1 से निकाल लेंगे A2, फिर A2 - A1 करके D निकालेंगे, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस है। तो पहला काम क्या किया, इसमें n की जगह 1 पुट कर दो। अच्छा ये तो 0 हो गया, वाओ, P आ गया, S1 की वैल्यू बेटा P आ गई है। अब निकालेंगे S2, तो जहां जहां तुमको n दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 2 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2p 1/2 इंटू 2 इंटू 2 - 1 इंटू क्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, और 2 - 1 1 होता है। ये आ गया तुम्हारे पास 2p + q। S2 आ चुका है, S1 आ चुका है, S2 आ चुका है। अब निकालते हैं हम लोग सबसे पहले A1। A1 तो बेटा मेरा होता है S1 के इक्वल, A1 किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल, और S1 आ चुका है, इसका मतलब मेरा A1 भी आ गया। A1 की वैल्यू P हो गई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A1 A2 चाहिए। अब मैं निकालूंगा बेटा A2। A2 का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ देख के, A2 का फॉर्मूला बता बेटा। इस इसने तबीयत खराब है क्या बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा चलो, S2 - S1, S1 की वैल्यू कितनी है P। अच्छा 2p में से एक p चला भी गया तो p बचा, ये तुम्हारे पास A2 आ गया। A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1, A2 ये है, A1 ये गंदा सा, P से P कैंसिल आउट,
कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? मौज करो, ये आंसर हो गया। हाँ बेटा, कैसे? S2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन है क्या ना, अब मेरे को सोचने में 15 सेकंड लग गए, है ना, 0 नंबर मिलेंगे। कर सकते हैं। इस बच्ची ने क्या किया, इसने कहा कि जो दो टर्म है ना, तो दो टर्म, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करना, यही तो होता है मीनिंग। तो इसने क्या किया कि S2 में से S1 को माइनस माइनस ना करके इसने दो बार माइनस कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई लिख तो नहीं रहा, जल्दी लिख बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करना, तो ये तो डायरेक्ट सवाल है, जल्दी करो। क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालो। मैं नहीं बताने वाला, बहुत बार कराया है ये सवाल, जल्दी करो। यार मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी करो। सुनो बेटा, सम दो एपी हैं, दो एपी हैं, तो पहली एपी को मैंने S1 ले लिया, दूसरी एपी को बेटा S डैश ले लिया, या ऐसे कर ले रहा हूं, S1 तो लिखना ही पाप है। एक SN है, एक SN डैश है, ठीक है बेटा, और इन दोनों का रेशियो है 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15। एक काम करते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हो, दो एपी हैं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो डिफरेंट लेना ही पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, क्योंकि जो दे रखा है ना, उसने बोला कि दो एपी हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बनेगा n/2 2a, नहीं लिख के मैं a1 लिखूंगा, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले में AD ले लो, नीचे वाले में डैश ले लो, क्योंकि डैश अज्यूम किया है। ये बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डिनोमिनेटर वाले में बनेगा n/2 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश इक्वल टू 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15। मजेदार बात यह है बेटा, ये n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया, n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो बचा है, इसमें से बेटा मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूं न्यूमरेटर पार्ट से। किसी चीज से कॉमन लेते हैं, वो अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो क्या करती है, डिवाइड करती है। सेम डिनोमिनेटर में करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, राइट साइड में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। बेटा इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गए, ये जो भी आया ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये जो भी है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1, देख लो आराम से, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लिखूं, एक स्टेप अगर मैं और आगे कर दूं, लाओ मैं कर ही देता हूं। तुम्हारे पास जो बचा है यहाँ पे, वो है a+n-1/2 डिवाइडेड बाई a डैश प्लस n-1 इन
जो भी है डी डैश इक्वल टू 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15, ये है। अब बात को समझना, अगर मैं तुम्हें पूछूं बेटा, अगर मैं पूछूं ट्वेल्थ टर्म निकालनी है, ट्वेल्थ का फॉर्मूला होता है ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 11d। अगर मैं बोलूं 15th टर्म निकालनी है तो ए प्लस 14d। अगर मैं बोलूं nth टर्म निकालनी तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मजेदार बात यह है कि तुम्हें जो भी टर्म चाहिए होती है, जो भी टर्म चाहिए होती है, उसमें जब एन डी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -1 करके करते हो। तुम्हें कौन सी टर्म चाहिए बेटा? ट्वेल्थ टर्म चाहिए। ट्वेल्थ टर्म को अगर लिखना चाहते हो तो ट्वेल्थ टर्म को क्या लिखोगे? ए प्लस 11d लिखोगे। अगर जो तुम चाहते हो, अगर मैं वो लिखूं तो तुम चाहते हो बेटा ए प्लस 11d डिवाइडेड बाई ए प्लस ए डैश प्लस 11d डैश, यही तो चाहते हो? क्वेश्चन मार्क, यही तो चाहते हो बेटा? इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा, अभी लिखो मत, एक सेकंड सुन लो ध्यान से। मेरे को चाहिए A12 डिवाइडेड बाई ए डैश 12। A12 क्या बन जाएगा? A प्लस 11d, और ये बन जाएगा ए डैश प्लस 11d डैश, ये बन जाएगा। ये इतना समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, इनको कंपेयर करके देखना ध्यान से। तुम अगर चाहते हो कि ये पूरा का पूरा जो है ये बन जाए, तो यहाँ पे ये n-1/2 है, ये किसके इक्वल आ जाए? 11 के इक्वल आ जाए। तो हमें क्या करना है? हमें पुट करना है, पुट n-1/2 इक्वल टू 11 पुट करना है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 + 1। कौन बोला 20? 11 है, अच्छा। वही मैं सोचूं 11 नहीं दिख रहा मेरे को। ये आ जाएगा बेटा n-1 इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ गई। ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। अगर मेरे को ट्वेल्थ टर्म चाहिए थी तो मैंने ट्वेल्थ टर्म को a प्लस 11d लिख सकता हूँ। इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 11 से। जैसे ही इसको पूरे को 11 से रिप्लेस करा तो ये बन जाएगा a प्लस 11d, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a डैश प्लस 11d डैश इक्वल टू, लेकिन राइट साइड में जो दे रखा है वो तो मेरे पास n में दे रखा है। मैंने n की वैल्यू कितनी पुट करी है यहाँ पे? 23 करी है ना। तो 23 में राइट में भी करूंगा पुट बेटा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। आंसर कितना आ गया? चेक करो, 77/176। बेटा ये आंसर हो गया। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो? A12 लिख सकते हो, नीचे वाले को A डैश 12 लिख सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, और सॉल्व हो रहा है? 11 से हो तो रहा है बेटा। 7/16। बेटा जल्दी करो, ये आंसर हो गया। अच्छे से कर लो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मैं इसी में बेटा मैं तुम्हें पूछता 18th टर्म बताओ, तो बताओ क्या करते? तो इस पूरे को, इस पुट मैंने 18th बोला ना, तो इस पूरे को 17 के इक्वल पुट कर देते, ठीक है। अगर मैं पूछता 12th टर्म बताया तो 11 के इक्वल, 13 बताया तो ये। अगर मैं पूछता कि mth टर्म बताओ तो इस पूरे को किसके इक्वल? m-1 के इक्वल पुट कर देते। जल्दी लिख लो, आगे बढ़े। जल्दी करो बेटा, डायरेक्ट सवाल है। इनकम ऑफ अ पर्सन दे रखी है, कितने? 3 लाख है, कितने हैं? फर्स्ट ईयर और जो भी है, करो बेटा। कितना आंसर आया बेटा? चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर की इनकम दे रखी, इसका मतलब ये क्या चीज गिवन है? ए। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा बेटा?
तुम्हें बेटा सम पूछा है 20 ईयर्स का। पहले सम का फॉर्मूला लगा दो। कॉमन डिफरेंस है, अरे बाबरा कैलकुलेशन यार कैसी है इसकी। कितना आ गया ऐड करके बेटा? 79। एक। क्यों? सुनना बेटा, पहली ईयर में कितनी दे रखी है, फर्स्ट ईयर में कितनी है, ए हो गया। फिर हर साल मतलब इंक्रीज हो रही, तो नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज हुई ना, नेक्स्ट ईयर से मतलब सेकंड ईयर से इंक्रीज होना हो गई स्टार्ट। और कब तक चला ये सिलसिला? नेक्स्ट 19 साल तक चला। तो उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 20वें साल में मिल रहा है, मतलब पहला साल तो ऐड भी नहीं हुआ, पहले साल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ बेटा। समझ में आ रहा? इसको आसान भाषा में बताऊं, मान लो बेटा तुम्हारी इनकम पहले ईयर में है 10 रुपीज, दूसरी साल में जो इंक्रीमेंट हुआ 2 रुपए का हुआ, तो कितना हो गया बेटा? 12। नेक्स्ट कितना हो गया? अब मैं तुम्हें पूछूं कि आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो गया, तो तुम क्या करोगे? तीनों को ही तो सम करोगे। आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब तुमने क्या किया, इंक्रीमेंट तो 2 ही साल हुआ, लेकिन तुमने पहली साल भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करना। आगे बढ़े बेटा, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ना बेटा। अच्छा, ये हेडिंग लिख ली। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग ये होता है, अगर तुम्हारे पास में एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म मान लो बेटा ए है और लास्ट टर्म उसका अगर बी है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म अगर ए है लास्ट टर्म बी है और ये एपी में है, और तुमसे मैं बोलूं कि इन दो नंबर के बीच में ढेर सारे नंबर इंसर्ट करो और वो भी एपी में होने चाहिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, अर्थमेटिक मीन का A+B/2। सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिख लो। अगर दो नंबर हैं उनके बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना हो, अर्थमेटिक मीन का वैसे फॉर्मूला होता क्या है, A+B/2। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे तुम्हें समझ में आएगा चल क्या रहा है जिंदगी में। जल्दी लिखो। लिख लिया? आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24। 3 और 24 के बीच में तुम्हें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, और ऐसे इंसर्ट करने, ये नहीं कोई भी उठा के लाइव पेल दिया फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें, वो जो नंबर हैं वो प्रॉपर एपी में होने चाहिए, जो तुम 6 नंबर इंसर्ट कर रहे हो, जिससे पूरा का पूरा एपी भी बनी रहे। ठीक है, जल्दी करो। सुनो बेटा, इसको करने के ढेर सारे तरीके, आसान वाला कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास में दो नंबर गिवन है, एक है 3, एक है 24। तुम इसके बीच में कितने नंबर चाहते हो? मान लेते हैं कि एक नंबर जो तुम चाहते हो ये A1 है, एक A2 है, एक A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। A6 है। ये जो तुम्हारे पास एपी बन के आ रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। अच्छा, जो लास्ट टर्म होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। लास्ट टर्म को AN या NH टर्म कह सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो A8 है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 24। अच्छा, A8 को क्या लिख सकते हो? A+7D। A की वैल्यू कितनी है?
ए की वैल्यू कितनी है 3। बेटा यहाँ से तुम्हारे पास डी आ गया, यहाँ से तुम्हारे पास डी आ गया। 24 माइनस 3 करोगे 21, तो डी की वैल्यू बेटा 3 आ गई। इतना तो समझ में आ गया अगर डी आ गया। अब एक सवाल, हमें A1 चाहिए, हमें A1 चाहिए। कहने को A1 है लेकिन ये A1 नहीं है, ये A2 है। ध्यान से देखो, नाम इसका A1 है लेकिन है तो सेकंड टर्म ना। तो सेकंड टर्म जब होती है A2 तो उसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा, A प्लस डी लिखेंगे, ना कि A प्लस n माइनस 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा? अच्छा, A की वैल्यू 3 है तुम्हारे पास और कॉमन डिफरेंस 3 निकल के आया, आंसर आ गया तुम्हारा 6। नेक्स्ट, अगर मैं A2 निकालूंगा तो A2 कौन सी टर्म है बेटा, थर्ड टर्म है ना। तो तुम क्या लिखोगे, A प्लस 2D लिख दो। A प्लस 2D, A की वैल्यू तुम्हारे पास 3 दे रखी है और D की वैल्यू अभी 3 निकाली है, 3 दूनी 9 आ गई बेटा। ऐसा ही A3 निकालेंगे, A प्लस 3D, A की वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, 4 12 12 आ रही बेटा। A3 के बाद A4 निकालेंगे, A4 आ जाएगा A प्लस 4D, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 मैंने कॉमन ले लिया, अगर 15 आ रहा है। ऐसे ही A5 निकालेंगे, A5 हो जाएगा A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 है और ये बेटा 3 पुट कर दो, 18 आ गई। समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास में जो AP इंसर्ट करनी थी ये AP बन गई, जो नंबर पूछे थे 6 नंबर इंसर्ट करने को बोले थे आ गए। आगे बढ़े, जल्दी लिखो, कर लो बेटा। A6 भी कर लो, A6 कितना बन जाएगा, A प्लस 6D कितना बन गया, 21 आ गया। ये आ गए सारे के सारे। चलो अब नेक्स्ट करो। अब सुनना बेटा, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ये तुम्हारे पास में मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B है। अगर अर्थमेटिक मीन किसके बीच में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी बोलो, A प्लस बी अपॉन 2। और अर्थमेटिक मीन ये है, अर्थमेटिक मीन ये, मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दे रहा हूं। तो मैंने लिखा, साथ साथ लिखोगे बेटा सारे बच्चे, साथ साथ लिखना चालू करो। और कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है, बोलेगा नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन से सॉल्व करते 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 n की वैल्यू निकालनी। इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, ढेर सारे नहीं दिख रहे बेटा, a है b है ना, और n की वैल्यू निकालनी, वो भी इंटीजर के फॉर्म में। समझ रहे हो कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 2 टाइम्स b की पावर n इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर, एक बात होता बेटा, इस a की पावर कितनी है अभी 1, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये पावर 1 है, और यहाँ जाके जब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा a की पावर n। ऐसा ही a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1। अब b का करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन b का जब इसके साथ करेंगे, b का इसके साथ करेंगे तो b की पावर n बचेगा, b की पावर n बचेगा। ये है 2 की पावर a n प्लस 2 की पावर बी एन, बी टू द पावर n। अब एक काम करो बेटा, ये 2 की पावर a, सारा सब कुछ लेफ्ट में लेके आओ, सब कुछ देखो। 2 की पावर a n ये है 2 की पावर, ये है 2 की पावर a n, ये a की पावर n, इधर आएगा तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, a की पावर n बचेगा। ऐसे ही बेटा ये 2 की पावर 2 इंटू बी की पावर n है, और इधर क्या है, ये है
ये दोनों इधर आएंगे तो ये b की पावर n बचेगा, b की पावर n बचेगा। अच्छा इन भाई साहब को भी लेफ्ट में लाते हैं, तो ये माइनस ए बी की पावर n माइनस वन माइनस बी ए की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। साथ साथ करते चलो इतना करो। अब बेटा ए की पावर n इसमें भी है और ए की पावर n इसमें भी है, ध्यान से देखो, है ना। तो मैं इन दोनों को एक साथ यहां लिखूंगा पास में, तो मैंने लिखा ए की पावर n माइनस बी टाइम्स ए की पावर n माइनस वन। अच्छा इसके अलावा ये देखो, ये है b की पावर n, इसमें भी है b की पावर n, तो मैं इन दोनों को पास में इधर लिख दूंगा, b की पावर n माइनस ए टाइम्स b की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा a की पावर n, इन दोनों से, और इन दोनों से कॉमन लूंगा b की पावर n। a की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस ए की पावर, अगर n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a की पावर माइनस वन, ये बचेगा a की पावर माइनस वन बचेगा बेटा। अगर कहीं लिखा हो x की पावर फोर प्लस a लिखा है, ठीक है, x की पावर, अगर मैं इसमें से बोलूं तुम्हें कि x की पावर मैंने फोर कॉमन ले ली तो कितना बचेगा बेटा, x की पावर a ही तो बचेगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है ना, क्योंकि इस चीज को तुम ये भी तो लिख सकते हो x की पावर फोर इंटू एक्स की पावर a, ठीक है, क्लास नाइन्थ का मैथ्स है। क्या बेटा, जहां ना समझ में आए पूछो। ये वाला कॉमन बेटा, ये a की पावर n है, इस a की पावर n माइनस वन को क्या लिख सकते हो, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं। तो मैंने a की पावर n कॉमन ले लिया तो a की पावर माइनस वन बच्चा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, ऐसे समझ लो, a की पावर लिखा हो बेटा, x की पावर a इंटू बी लिखा हो तो इसको लिख सकते हो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। मैंने गलत लिखा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो लिख सकते बेटा, लिख सकते। और अगर ऐसे लिखा हो x की पावर a माइनस बी तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू एक्स ना, अपॉन अपॉन बाढ़ में जाए, ऐसे भी तो लिख सकते कि नहीं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर यहाँ पे माइनस है, कोई नहीं माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, और माइनस होने की वजह से तुम अपॉन में लिखते हो। तो यहाँ आ जाओ, इन दोनों में से मैं b की पावर n कॉमन ले रहा हूं, और यही मैं टेस्ट में पूछूंगा सवाल। ये b की पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि a की पावर माइनस वन को लिख सकते हो वन अपॉन a, वो भी लिख दो, कर लो मन की। करो करो पहले करो। a की पावर n यहाँ बन जाएगा, a की पावर माइनस वन को लिख सकते हो वन अपॉन a, तो ये बन जाएगा वन माइनस बी अपॉन a प्लस b की पावर n, इधर बन जाएगा a अपॉन बी, वन माइनस a अपॉन बी बन जाएगा बेटा, इक्वल टू जीरो। अच्छा ये जो अंदर अंदर ब्रैकेट है इनका ले लो एलसीएम, तो ये बनेगा a की पावर n, एलसीएम a है तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस b की पावर n है, इधर बनेगा बेटा क्या, b माइनस a अपॉन b इक्वल टू जीरो। अब कॉमन ले लो जो तुम बोल रहे छोटू, अब यहां से अंदर से बेटा माइनस ले लो कॉमन, क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो यहां ऊपर से, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर n a माइनस बी अपॉन a प्लस b की पावर यहां देखो ये a की पावर कितना है बेटा, वन, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, a की पावर n माइनस वन, ये कोई चीज डिवाइड कर रही है ऊपर जाएगी तो क्या करेगी जाके, अब ये मत कहना मल्टीप्लाई करेगी, सीधी बात है, जो भी इसकी पावर यहाँ है ऊपर जाएगी तो उसकी पावर निगेटिव में हो जाएगी ना इसके साथ, तो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस वन ब्रैकेट में a माइनस बी, इधर से बेटा मैंने ये b की पावर वन है, ये b की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा पावर, और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं तो ये बचेगा b की पावर n माइनस वन, और अंदर ब्रैकेट में जब माइनस कॉमन ले लिया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो a माइनस बी बन जाएगा इक्वल टू जीरो। a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, ठीक है, a माइनस बी दोनों में से कॉमन ले लो,
तो ए की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो फर्स्ट वाली टर्म जीरो होगी या सेकंड वाली टर्म जीरो होगी। फर्स्ट वाली टर्म जीरो हो नहीं सकती, कोई बताओ क्यों? अगर तुमने फर्स्ट वाली टर्म को जीरो कर दिया, ये जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ए इक्वल टू बी आ जाएगा, और ए इक्वल टू अगर बी है तो जो अर्थमेटिक का कंसेप्ट है वो तो गड़बड़ी हो गया ना बेटा, समझ में आया? हमें क्या करना था, हमें दे रखा था कि ये इसके बीच में है, जब दोनों ही नंबर सेम है तो फिर उनके बीच में क्या घुसेड़ दोगे? नहीं कर पाओगे ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये तो कर नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ना करो तो इसको और अच्छे से लिखो, तो ऐसे लिख दो कि अगर मैं पहली टर्म को जीरो करता हूँ तो ए इक्वल टू बी आ रहा है, तो लिख दो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये नॉट पॉसिबल लिख दो यार, रिजेक्ट मारो यार, खत्म करो इसको, रिजेक्ट लिख दो, ये तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ो। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा है ये है ए की पावर n माइनस बी की पावर n माइनस वन, जो भी है इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा यहाँ पे तमीज से कैलकुलेशन करनी है। हमें निकालना क्या है, टारगेट क्या है, n निकालने का। मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर दूं बेटा, यहाँ थोड़ा सा हटा देता हूँ ये। अब यहाँ देखना बेटा, मेरे पास आया ए की पावर n माइनस वन, राइट में लेके गया तो b की पावर n माइनस वन बन गया, क्योंकि यहाँ निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव बन गया। ये जो राइट में b की पावर n माइनस वन है, इसके साथ में मैं अगर वन का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई आपत्ति? मैं यहाँ पे लिख दूं कि सर ये है वन इंटू ये, किसी को कोई दिक्कत? अब वन के साथ में ये b क्या कर रहा, तुम बोलोगे मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड। ये मैथ सीख लो, ये बेटा डिवाइड कर गया, कर दिया। ये कैसे दिमाग में आई ये चीज करना, इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे पावर, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों मेरे को सेम दिख रही थी, तो मैंने सोचा एक तरफ आ जाएंगी तो मजा आएगा। अब इसकी पावर और इसकी पावर अगर सेम होती है तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो ए अपॉन बी की होल पावर n माइनस वन, लिख सकते कि नहीं? लिख सकते? बोल नहीं ना बेटा, रुको, ये लिख दिया। अब तुम्हारे पास जो वन दे रखा है, किसी की भी पावर जीरो कर दूं तो आंसर क्या आता, टू की पावर जीरो वन, थ्री की पावर जीरो वन, फोर की पावर जीरो वन। अगर मैं ए अपॉन बी की पावर जीरो कर दूं आंसर क्या आएगा? कर सकता हूं। अब बेटा ये और ये सेम है तो इनकी पावर इक्वेट कर दो, मौज करो, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन, ये आंसर आ गया। जल्दी करो।